माता की। जोधपुर में आने के बाद अगर आवाज इतनी कम सुनाई दे तो लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ढीले हो गए। मैं पहले भी आया हूं जोधपुर में, आवाज बड़ी अच्छी सुनाई दी है। एक बार जरा जोर से बोलेंगे भारत माता की ना। फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ लग रहा है कि जोश आया। देवनानी जी ने इतनी आपको चीजें बताई, आपके अंदर अगर जोश नहीं होगा तो सरकार उखड़ेगी कैसे? यहीं से शुरुआत होनी है। होनी है कि नहीं? होनी है कि नहीं? आज मंच पर हमारे बहुत ही काबिल, बहुत ही कर्मठ, आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मुझसे पहले जिन्होंने आपको कई चीजें समझाई, ऐसे पहले मंत्री रहे अब विधायक वासुदेव देवनानी जी, श्री राजेंद्र गहलोत जी सांसद राज्यसभा, श्रीमती सूर्यकांता व्यास जीजी जी विधायक सूरसागर, श्री प्रसन्न चंद मेहता जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री देवेंद्र जोशी जी जिला अध्यक्ष, श्री जगराम विश्नोई जी जिला अध्यक्ष जोधपुर देहात, पार्टी के सभी अन्य नेतागण जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, सभी कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के सब लोग, क्योंकि आपने आवाज पहुंचानी है जो लोगों को ठीक तरह से सुनाई दे। और इस जन आक्रोश रैली में पूरे जोर शोर के साथ सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम लोग जो जनता की लड़ाई है उसकी अगुवाई के लिए यहां पर इकट्ठे हैं। और आप जब यहां से जाएंगे तो जनता को समझाएंगे कि उनके दुखों के अंत के लिए उनको क्या करना है। वो आपके हाथ में, वो आपकी मुट्ठी में है कि आपको क्या करना है। पिछले 4 साल से जो सरकार चल रही है, अगर उसका लेखा जोखा लिया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। बिजली की समस्या हो, पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी बिजली की दिक्कत नहीं थी। अब बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, बिजली की समस्या भी है, वही प्रदेश है, वही सब चीजें हैं। लेकिन अगर समस्या है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे पैसा बनाने का काम किया जा रहा है। अगर हम अपने युवा वर्ग को लें तो चाहे शिक्षा माफिया हो जो पेपर लीक कराती है, या बेरोजगारी हो, या उनको समान अवसर देने का मामला हो, आज युवा त्रस्त है। त्रस्त है कि नहीं है? जरा हाथ उठा के बताओ। सब युवा हैं। जितनी ज्यादा बेरोजगारी आज राजस्थान में है उतनी कहीं नहीं है। और मैं, हालांकि जोधपुर से बहुत प्यार है, पर मैं सांसद उत्तर प्रदेश में हूं तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, उसके बारे में देख सकता हूं कि कहां पर कैसा काम हो रहा है। एक वो प्रदेश है जहां पर भ्रष्टाचारी भूमाफिया कांपते हैं, और एक ये प्रदेश है जहां पर भ्रष्टाचारी और भूमाफिया पनपते। मैं क्योंकि मातृशक्ति इतनी बैठी है और मुझे कहते हुए बुरा भी लगता है कि जितना महिला उत्पीड़न के वाकये राजस्थान में हुए हैं शायद ही किसी और प्रदेश में हुए। जितने
तरीके से महिलाएं त्रस्त हुई हैं, जितने उनके खिलाफ चीजें हुई हैं, उतनी और किसी प्रदेश में नहीं हुई। और पिछला जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, उसमें मुझे याद है कि एक हमारे मीडिया बंधु थे जो कि किसी गांव में गए और वहां से एक महिलाओं का समूह निकल रहा था। तो उन्होंने उनसे कहा, जी कि आप ये तो अहीरों का गांव है, तो आपने तो अखिलेश जी को वोट दी होगी। तो उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा, ना, हम अहीर नहीं है, हम जाट हैं। तो उन्होंने कहा, फिर तो आपने जयंत चौधरी को वोट दी होगी। मीडिया के भी चीजें बनी होती ना उनके दिमाग में। तो उन्होंने कहा, हमने उनको भी नहीं दी। उनको किसको दी है? उन्होंने कहा, हमने बाबा को दी है, क्योंकि उसके कारण आज हमारी लड़कियां जब चाहें, जिस समय चाहें, कहीं भी जा सकती हैं, उनको डर नहीं। और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या ये ऐसा है क्या राजस्थान में? एक समय था, तब था, आज नहीं है। और इसलिए हमारी मातृशक्ति को भी खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को समझाने के लिए कि अगर अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है, जो कि राजस्थान की वीर नारियां अच्छी तरह से जानती हैं, तो उसके लिए इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? हमारी महिला शक्ति बैठी हुई है चुपचाप से, क्या फायदा है? उत्पीड़न देखते रहेंगे क्या? नहीं ना, हटाना जरूरी है। ताकत बनेंगे आप। कांग्रेस की जो सरकार है वो अपने अंदर व्यस्त है। एक सीट अपनी बचाने के लिए लगे हुए हैं, बहुत से उनको गिराने के लिए लगे हुए हैं, जो गिरा नहीं पा रहे वो पैसा बनाने के अंदर लगे हुए हैं। सब अपने अपने काम के अंदर लगे हुए हैं, उनको जनता की परवाह नहीं है। अगर जनता की परवाह होती तो जो काम होने चाहिए जनता के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे बेरोजगारी के लिहाज से हो, चाहे युवाओं की देखभाल के लिए हो, चाहे समान अवसर देने की बात हो, चाहे पारदर्शिता लाने की बात हो, वो सब कुछ होता। और इसलिए जो सरकार जनता का ध्यान नहीं रख सकती, उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए थोड़ी सी अपनी हुंकार बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना आक्रोश दिखाइए, तभी जाकर आप जनता को साथ लेकर आएंगे, ताकि वो सिंहासन खाली कर सकें और वहां पर एक ऐसी सरकार लाई जा सके जो जनता की भलाई के लिए, जनता के देखभाल के लिए पुनः आकर राजस्थान को और अच्छा बना सके। कर सकते हैं? एक की आवाज आई है सिर्फ। कर सकते हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां का उदाहरण वीरता के लिए, जिसका उदाहरण महिलाओं की शक्ति के लिए दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक भ्रष्ट सरकार को हटाएं। हम सब मिलकर सुशासन लाने के लिए एक ऐसी सरकार लेकर आए जिसके अगवा मोदी जी हैं। और जहां जहां प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर एक जैसी सरकार है, उन प्रदेशों को देखिएगा, वहां पर कितना काम हुआ है, कितनी देखभाल हुई है और कितना कुछ और हो रहा है। राजस्थान जो कि कभी हर पैमाने पर सबसे आगे था, आज पिछड़ गया है। और इसलिए जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लाएं, सुशासन को लाएं और जनता को अपने साथ मिलाकर इस काम को पूरा करें। मैं एक बार जब पहले इलेक्शन में आया था, उस समय भी यही था कि कैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, कैसे भ्रष्टाचार कम हो। और उस समय आप सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया आप, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती थी। इस सरकारी कोष के अंदर वो छोड़कर कुछ नहीं गए थे गहलोत साहब उस टाइम, वही अब होने वाला है। इसलिए हम सबको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि जितनी जल्दी उनको पता लगे कि अब की बार वो जाने वाले हैं, उतना अच्छा है। और ये काम आप सबका है, ताकि शिक्षा माफिया हो, पेपर लीक करने वाले लोग हों, शराब की माफिया हो, खनन माफिया हो, बजरी माफिया हो, आप माफियाओं के नाम लेते जाइए, वो यहां पर मौजूद है आज इस कांग्रेस सरकार के अंदर। और इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक ताकत बनिए, अपने साथ बाकी लोगों को जोड़िए, अपने साथ नवयुवकों को जोड़िए जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अपने साथ महिला शक्ति को जोड़िए जो सहन कर रही हैं पिछले 4 साल से, और उन सब वीरों को जोड़िए जो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो मानकर चलिए आप सुशासन को पुनः यहां पर स्थापित कर सकते हैं। मैं एक चीज आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हम चाहते हैं कि सुशासन आए कि ना आए? पक्की बात है? आपकी आवाज पीछे से तो आ ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। पक्की बात है? एक बार जरा जोर से बोलिएगा, सुशासन लाना है, लाना है। तो एक बार भारत माता की जय बोलेंगे, मन में बैठाएंगे और उसके बाद प्रण करके जाएंगे कि हम सब मिलकर इस काम में लगें, जनता को अपने साथ लेकर चलें ताकि हम सुशासन ला सकें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब निवेदन रहेगा हम सबके लाडले और जिनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का उद्बोधन कर। निवेदन ही ढीलो ढीलो करे, उमें जोश नहीं दिखा रहा है। मैं सुबह कितनी देर हूं बिराजे हो आप लोग? 12 बजे हो, 1 बजे हो? क्यों झूठ बोलो यार, 12:30 रो टाइम दियो, 12:30 टाइम दियो, 12 बजे एड़ा पूत में सब जानू जोधपुर वाला में 12:30 आया, 12 आया है। उन टाइम तो थोड़ी गर्मी कम ही हमें लागे, गर्मी नहीं हमें किन्नी किन्नी गर्मी उड़ी उड़ी उड़ानी। आप बताओ मन, सर्दी किन्नी किन्नी लाग रही है? कोई ने नहीं लाग रही है। जोधपुर वाला लागे ही कोने, हल्दी सब्जी खावे जगह। दोनों हाथ ऊंचा करो, एक बार जनरल साहब ने देखा जोधपुर में की कर जोश में, हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो, पूरी ताकत में बोलो भारत माता की, भारत माता की। जनरल साहब हमारे जोध मारवाड़ में कहीं है मनवार रीत है, अट जीवन वास्ते मनवार करनी पड़े और जय बोलन वास्ते मनवार करनी पड़े। हिंदी में बोलूं मारवाड़ी में? पक्की बात है साहब? नहीं साहब ने तो साहब को अंग्रेज थोड़ी, साहब अपन जड़े जाए साहब रे गांव में अपर मारा की घणो फर्क नहीं है। राजस्थान में थोड़ो कोई 20 किलोमीटर जाएगा आप बॉर्डर। राजस्थान री 200 विधानसभा में वर्तमान री कांग्रेस री सरकार, कांग्रेस सरकार रो कुराज, कांग्रेस सरकार रो कुशासन, कांग्रेस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार में व्याप्त तुष्टीकरण और कांग्रेस सरकार में व्याप्त भाई भतीजावाद, आ सब रे विरुद्ध राजस्थान री 200 विधानसभा में एक साथ भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश नेतृत्व रा आह्वान पर
200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा अपन संपन्न करी। 10 दिन री उन यात्रा रे बाद प्रदेश नेतृत्व रा आह्वान पर राजस्थान री सभी 200 विधानसभा में जन आक्रोश सभा इन तरह री सभा मारो आयोजन हो रही है। उन्हीं श्रृंखला में अपन जोधपुर शहर री 3 विधानसभा रो सम्मेलन, उनमें मंच पर विराजमान भारत सरकार रा मंत्री, भारतीय सेना रा पूर्व सेनाध्यक्ष आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, जोर और ताली बजा एक बार स्वागत कर दो भाई। अठों लेर उठ तक ताली बजनी चाहिए, मैंने बीच में खाली दिख रहा है सब। जनरल साहब, मैं आपका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं मारवाड़ की इस धरती पर। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी परिवार रा मुखिया, जिले रा अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, संसद रा मारा साथी भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता, मारवाड़ रा आधुनिक मारवाड़ रा भागीरथ, राजस्थान सरकार रा पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, हम सब की जीजी आदरणीय सूर्यकांता जी। जनरल साहब, जीजी का मतलब आपके यहाँ होता है बड़ी बहन। ये मेरी सूर्यकांता जी जो है ये परदादी बन गई। अभी परदादी होने के भी 2-3 बार हो गए हैं, उसके बाद में अभी अभी एक भोजन इन्होंने परदादी होने का और किया है, लेकिन ये प्रमोशन लेती नहीं, जीजी बनी रहती है। आदरणीय जीजी, आदरणीय प्रसन्न जी भाई साहब, उप महापौर आदरणीय किशन लड्डा जी, मंच पर आसीन आदरणीय शैलाराम जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, हम सब के मार्गदर्शक और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मेरे व्यक्तित्व के निर्माण करने वाली प्रक्रिया में सबसे बड़े सारथी आदरणीय वासुदेव जी देवनानी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मंडल अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जगत नारायण जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे सारे पार्षद भाई और बहन, इस देवतुल्य सभा में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। – 2018 में सरकार बनी। चुनाव के समय कुछ हम लोग जो ऊपर बैठे हैं उनके कहीं कमी रह गई, और कुछ लोग जो सामने बैठे हैं उनकी या जनता की भी कहीं कमी रह गई। कि जिस तरह से 5 साल तक राजस्थान में सरकार चली, दिल्ली में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से लोक कल्याणकारी काम केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए थे, शायद कहीं हम उन कामों को नीचे धरातल पर लोगों के हृदय में ट्रांसलेट करने में कहीं चूक गए। कुछ स्थानीय परिस्थितियां उस समय इस तरह की बनी थी, और जिस तरह का भ्रमजाल कांग्रेस के नेताओं ने कुछ अपने चुनावी लोक लुभावने वादों के माध्यम से बुना था, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए जिस तरह के लोक लुभावने वादे किए गए थे, उन वादों के चलते जनता ने भ्रम में आकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ मतदान किया, और उस कुछ मतदान के चलते केवल 0.5% से भी कम मतों के अंतर से राजस्थान में लगभग 3 करोड़ मतों का प्रयोग राजस्थान की जनता ने 2018 के चुनाव में किया था। उसमें से केवल 1,47,000 मत, 0.5% से भी कम मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और हम सरकार से बाहर हो गए। जनता का फैसला हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन आज 4 साल बाद अगर हम पीछे घूम करके देखें, राजस्थान की करोड़ों करोड़ों जनता जो है वो आज आंख से खून के आंसू रो रही है। जिस तरह के वादे कांग्रेस की सरकार ने किए थे,
यदि उन वादों की चर्चा की जाए तो उनमें से शायद ही कोई एक ऐसा वादा होगा जिसे पूरा करने का काम कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किया। बड़ी बड़ी बातें करना, बातें करके उनको भुला देना। कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस चुनाव का समय याद दिलाना चाहता हूं। पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजकल भारत जोड़ने के लिए निकले, उनसे पूछो कि भारत, अभी कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि मैं केरल से रवाना हुआ और दिल्ली तक पहुंच गया हूं। हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, गरीब, ये सब जो दिखाई देता है ये सच नहीं। हम सब एक हैं, भारत एक है। मेरे मन में आया, उनको पूछूं जब भारत एक है तुम किसको जोड़ने के लिए निकले हो? और भारत तोड़ा किसने था? वो राहुल गांधी जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरह की घोषणाएं की थी, उन्हीं घोषणाओं को सचिन पायलट साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने दोहराया था। अशोक गहलोत जो उस समय अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने भी दोहराया था। कांग्रेस पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने उस वाक्य को दोहराया और उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 तक गिनती गिनी, युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार न दे पाएंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को आत्म सुरक्षा देंगे और राजस्थान में कानून और व्यवस्था का राज कायम करेंगे। लेकिन वो सारे के सारे घोषणाएं, सारे के सारे वादे थोथे खोखले साबित हुए। किसान आज भी कर्ज की मार से मर रहा है। राजस्थान में 10-11 से ज्यादा किसानों ने वीडियो लाइव करके आत्महत्या की है, कर्जा माफ न होने के कारण से। 10 तक गिनती गिना करके कर्जा माफ करने की बात अशोक गहलोत साहब ने और अशोक गहलोत की पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं ने की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद वो उसे भूल गए। युवाओं को कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे याद आता है 2018 का चुनाव जब समाप्त हुआ था और जी चुनाव का रिजल्ट आ गया था, इनकी सरकार नहीं बनी थी, क्योंकि सरकार तो रिजल्ट आता है ये आपस में ठोकीज गया। और दिल्ली हूँ, एक जयपुर जातो, जयपुर हूँ दिल्ली आता, हवाई जहाज हूँ चिड़ी बल्ला में चिड़ी घूमे जो घूमती अठिन उठिन, क्योंकि इनकी लड़ाई चल रही थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस संघर्ष में राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं अपने घर से बाहर निकला और अजीत कॉलोनी के कॉर्नर पर जो बैंक है, आजकल तो उस बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी, उसके बाहर ब्रांच के बाहर 8-10 बच्चे खड़े थे। मैंने उन युवा साथियों को पहचाना, उनमें से कुछ को, और मैंने रुक करके उनसे पूछा कि मित्रों आज यहाँ क्यों खड़े हो? कि भाई साहब बैंक का खाता खुलवाने आए। तो मैंने कहा भाई कोई लॉटरी लगी है, क्यों खुलवाने आए? तो भाई साहब हमारे जो है अशोक जी सरकार बन गई और अशोक जी वादों करिए कि 3,500 रुपया मान दे। तो मैं कि भाई ठीक है 3,500 रुपया दे तो कमों को मोबाइल रिचार्ज हो पाया तो घर वालों नहीं लेना पड़े। अगर मोबाइल रिचार्ज रे बाद में भी कोई परीक्षा रो फार्म भरना तो फार्म भरना पाया भी आपने घर वालों नहीं लेना। फार्म भरने बाद में कटे परीक्षा देवनी बारे में जावनी जरूरत पड़े तो उन्हें वास्ते भी आपने जो है पाया घर वालों नहीं लेना पड़े। और कोई हमारे किशन जी वाले जो वो खावे उन्हें वास्ते भी घरों नहीं लेना पड़े। नहीं छोड़ दियो वाह, तो उन वास्ते भी घर वालों नहीं लेना पड़े। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को खाता खुलवाओ, आप लोगों को पैसा मिलेगा, ये सरकार ने वादा किया है। पर मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं इनके पांव जो इनके आदतें जानता हूं, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उन सब ने खाता खुलवाया। कुछ दिन बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बुलंद हुआ। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोधपुर की जनता ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आप सबके परिश्रम से, आप सबके पुरुषार्थ पर आशीर्वाद दिया। हमने एक इतिहास बनाते हुए जोधपुर से मुख्यमंत्री के पुत्र को धरातल पर बिठा करके और हमने जोधपुर में कमल का फूल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को समर्पित किया। आप सबके आशीर्वाद के बाद और आप सबके आशीर्वाद के बदौलत मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का अवसर दिया। चुनाव संपन्न होने के बाद में जब मैं पहली बार जोधपुर आया था, मंत्री पद की शपथ लेकर के आप सब लोगों के बीच में आया, तब मैं 2 दिन आप लोगों के साथ में रुका था। मैं जब दूसरे दिन घर से बाहर निकला तब बैंक के बाद में बाहर उनमें से 8-10 में से 4-5 बच्चे मुझे खड़े हुए फिर मिल गए। मैंने गाड़ी रुकवा करके मैंने पूछा भाई तुम्हारे, मुझे लगा कि अब के इनके खाते में पैसे आ गए होंगे,
तो मैंने रोकते ही पूछा आज कैसे आए हो, तुम्हारे खाते में पैसे आ गए क्या? कि भाई साहब पया तो आया को नहीं, 500 रुपया जमा करा और खातो खुलवाए जो 3 महीना में 50 घट गया, धके 3 महीना में फिर 50 घट जाए, इन बने ठा पड़ गयो कि पया देवन वाला नहीं, मैं मारा 450 वापस ले बनना है। केवल युवाओं को अगर पैसा नहीं दिया होता, हम पुरुषार्थी, हम परिश्रम कर सकते, हम परिश्रम करके हम अपना काम कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से ये नकल माफिया इस कांग्रेस के राज में जो हावी हुआ, और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार के विभिन्न, राजस्थान की सरकार में बैठे हुए विभिन्न मंत्रियों के संरक्षण में जिस तरह से इस नकल के घोटाले को अंजाम दिया गया। 2018 में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ। 2019 में जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हुआ। 2019 में आरएएस की परीक्षा हुई, एक पेपर लीक हुआ। 21 में आरएएस की परीक्षा हुई, उसमें एक पेपर लीक हुआ। कोई वनपाल की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ। पटवारी की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ। रीट की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ। और अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ। ये लीक कौन से हैं? ये लीक वो हैं जो पकड़े गए। इसके अलावा राजस्थान में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। हर परीक्षा में राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और यह कहने के लिए मेरे पास में ठोस आधार है। अभी जो पकड़े गए बस में, जो नकल एक्सप्रेस चल रही थी, बस में बिठा करके नकल की जा रही थी, उन मुकदमा जिन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने खुद पूछताछ में स्वीकार किया कि बस जो है हम पिछले 3 दिन से चला रहे थे, केवल एक ही पेपर कैंसिल किया, बाकी सभी अभी बाकी रखे हुए। क्यों? बाकी 3 दिन तक पैसे जो नकल हुई थी, उन लोगों ने नकल कराने वालों ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया कि रीट की परीक्षा में भी हमने 1 करोड़ में पेपर खरीद करके लोगों को बांटा था। जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में 1 करोड़ में पेपर खरीद करके 65 लोगों को 10-10 लाख रुपए में देकर के 6.5 करोड़ रुपए हमने कमाए थे, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। थानेदार की परीक्षा में 80 लोगों को हमने 10-10 लाख से लेकर के 25-25 लाख रुपए में पेपर दिया था, और उसकी नकल के कारण से 80 लोग थानेदार बन गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब, आप उस पर कब तक पर्दा डालोगे? जिन युवाओं ने पढ़ाई की थी, जिन्होंने रात दिन जाग करके मेहनत की थी, जिन युवाओं ने परिश्रम किया था, जिनके माता पिता ने अपना पैसा खर्च करके उनको कोचिंग संस्थानों में भेजा था, जो अपने घर से बाहर रह करके, गांव से किसान का बेटा बाहर रह करके कहीं चौराहा, कहीं किसी शहर में बैठ करके, किसी छोटे हॉस्टल में कमरे में किराए लेकर के, मकान शायद ढाबे से खाना मंगा करके खाना खा रहा होगा, या सुबह रोटी बना करके खुद खाता होगा, फिर कोचिंग संस्थान जाता होगा, वापस आता होगा। वो इन नकलचियों के चक्कर में और पैसा देकर के पेपर खरीद करके थानेदार बने हुए लोगों के कारण से थानेदार परीक्षा पास नहीं कर पाया, उसका जिम्मेदार कौन? हर एक पेपर में घोटाला हुआ, रीट में घोटाला हुआ। राजस्थान में हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन किया, आप सबने भी आंदोलन किया था, इसी कलेक्ट्रेट के बाहर आकर के आप सबने धरना दिया था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर मंडल तक अपने जो है प्रतिरोध व्यक्त किया था। रीट के समय जो पकड़े गए थे वही आदमी अभी पकड़े गए। रीट के समय में जो सुरेश नाम का आदमी पकड़ा गया था, थाने में पकड़ करके ले जाया गया था, अपराधी माना गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 मिनट बाद में आपने किसके दबाव में उसको छोड़ा था? इसका नाम तो अशोक गहलोत साहब आपको इसी चौराहे पे खड़े होकर के कभी ना कभी बताना पड़ेगा, जनता पूछेगी। जनता का अधिकार है ये पूछने कि जिन लोगों को आपने 10 मिनट बाद में छोड़ा था, वही लोग दोबारा वापस नकल करते हुए पकड़े गए। या तो ये बताइए कि पिछली बार किसके कहने से छोड़ा था, या अब की बार उसको कब छोड़ोगे, ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने कल जालोर और सिरोही में दोनों सभाओं में एक बात कही, आज जोधपुर की धरती से भी कहना चाहता हूं। मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं आज इस मंच से इस बात के लिए आपको जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने रीट के समय में सीबीआई की डिमांड की थी, लेकिन क्योंकि सरकार के तार उसके साथ में जुड़े हुए थे, सरकार के नेता जेल जाने वाले थे, इसलिए सीबीआई की मांग स्वीकार नहीं की। 2023 की सरकार बनते ही पहले जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, सीबीआई को यह केस देंगे और इस नकल की समग्र जांच कराएंगे। और जिस तरह से हरियाणा में बहुत सारे लोग पिछले कई साल से जेल की हवा खा रहे हैं, घोटाला करने वाले तो जेल जाएंगे, लेकिन ये पीछे के दरवाजे से जो पुलिस में थानेदार बने, जूनियर अकाउंटेंट बने, आरएएस बने, आरपीएस बने, तहसीलदार बने, ये जो पीछे के दरवाजे से अंदर गए,
इसको दरवाजे की सीखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मैं जिम्मेदारी से आपके सामने कहता हूं। राजस्थान के युवाओं के साथ में जिस तरह का अत्याचार हुआ है, 70 लाख युवा राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी करते हैं, विभिन्न स्तर पर तैयारी करते हैं, और ये सरकार के संरक्षण में चलने वाला नकल माफिया ये उनके सपनों पर, उनके परिवारजनों के सपनों पर पानी फेरने का काम करता है। अभी आदरणीय जनरल साहब आपको बात कर रहे थे कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध हुआ है। हमारे राजस्थान की पहचान किससे थी? हमारे राजस्थान की पहचान थी रानी पद्मिनी के जौहर से, जहां 16,000 माताओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि स्नान किया। सब जाति समाज की महिलाओं ने स्नान किया। सभी जाति समाज की महिलाओं ने अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। वो अग्नि कुंड की ज्वाला शायद कुछ दिनों में बुझ गई होगी, शायद एक आध महीने में उसकी राख पूरी तरह से ठंडी हो गई होगी, लेकिन उन महिलाओं की जो जलन थी, उन महिलाओं की जो तड़फन थी, उस तड़फन ने जो लोगों के हृदय में आग लगाई थी, उसने सदियों तक लोगों को लड़ने की प्रेरणा थी। और उसी के कारण से आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व जिंदा है, सनातन जिंदा है, ये धर्म जिंदा है, ये संस्कृति जिंदा है। उन महिलाओं के अग्नि स्नान से राजस्थान की पहचान थी। राजस्थान की पहचान मीराबाई के भजनों से, उसकी भक्ति से थी। राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींचड़े से थी। राजस्थान की पहचान नानी बाई के मायरे से थी। राजस्थान की पहचान ये गोराधाई के छतरी थोड़ी ही दूर पर है, जिसने अपने बेटे को, राजा के बेटे को बचाने के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था, उस गोराधाई से थी। राजस्थान की पहचान पन्नाधाई से थी। राजस्थान की पहचान भक्ति और शक्ति से थी। उस राजस्थान की पहचान पूरे देश भर में महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा बलात्कार के केसेस दर्ज होने वाले प्रदेश के रूप में बनाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। पिछले 4 साल में राजस्थान में 27,000 बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए। रोजाना लगभग राजस्थान की 30 बेटियों के साथ में राजस्थान में कहीं ना कहीं बलात्कार होता है। ये तो वो है जो मुकदमे दर्ज होते हैं। उसके अलावा दबाव में, उसके अलावा लोकलाज से जो लोग थाने के दर तक नहीं जा पाते, या जिनके मुकदमे पुलिस थाने दर्ज नहीं करते हैं, पुलिस वाले खड़े हैं सुन लें, जो नहीं दर्ज करते हैं उनकी संख्या अगर जोड़ दी जाएगी तो यह संख्या शायद कई गुना बढ़ जाएगी। देश में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति अपराध राजस्थान 1 नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, राजस्थान केंद्रीय अपराध ब्यूरो के, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार सबसे ज्यादा अगर बच्चियों के साथ में कहीं दुराचार की घटनाएं होती है, वो रजिस्टर्ड घटनाएं राजस्थान में होती। सबसे ज्यादा SC ST के अगेंस्ट में कहीं घटनाएं होती है, वो राजस्थान में होती। सबसे ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं अगर कहीं होती है देश में, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। अभी आदरणीय जनरल साहब उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक रेप की घटना हुई, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, अपराधियों को पकड़ करके जेल भेज दिया। बाबा का बुलडोजर चला, उन सब अपराधियों के घर जमींदोज कर दिए, सारे के सारे जमीन पर मिला दिए। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के युवराज और युवरागी दोनों मिलकर के वहां उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। अलवर में ठीक उसी तरह की घटना हुई। एक नाबालिग लड़की के साथ में दरिंदगी हुई। अनेक लोगों ने मिलकर के दरिंदगी की, मोटरसाइकिल से उतार करके दरिंदगी की। वो कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी जी रणथंभौर में वहां टाइगर के बच्चों को देख रहे थे, उनकी अटकेलियां देख करके फोटो खिंचवा रहे थे। वो उत्तर प्रदेश में नौटंकी करने वाले 40 किलोमीटर दूर जाकर के उस बेटी और उस बेटी की मां के आंसू पहुंचने के लिए नहीं गए थे। ये इलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इन लोगों के चलते जिस तरह से राजस्थान में हालात बने, आज राजस्थान रेप कैपिटल बन गया। और दुर्भाग्य इससे भी ज्यादा इसलिए कि जिस राजस्थान की पहचान सूरमाओं से थी, जिस राजस्थान की पहचान महाराणा प्रताप से थी, राणा सांगा से थी, लाखा से थी, जिस राजस्थान की पहचान बप्पा रावल से थी, जिस राजस्थान की पहचान राव चंद्रसेन से थी, जिस राजस्थान की पहचान पृथ्वीराज चौहान से थी, जिस राजस्थान की पहचान वीरवर दुर्गादास से थी, जिसने दुश्मन की बेपोतियों को भी, औरंगजेब की पोतियों को भी सह सम्मान रखा था अपनी भुजाओं की ताकत पर। राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री, राजस्थान सरकार का सबसे उम्रदराज मंत्री,
राजस्थान सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री जो कहता है कि मैं 3 बार यूडीएच मिनिस्टर बना और अगली बार भी यूडीएच मिनिस्टर बनूंगा अगर अशोक गहलोत साहब की सरकार आ गई तो। राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी का सबसे करीबी मंत्री, क्योंकि उसी के घर पर इस्तीफे का नाटक हुआ था, कल वापस ले रहे थे। थूक के चाटते हैं कि नहीं, आपने क्या कहते हैं, किसी को दे करके कर दे वापस लेते, क्या कहते हैं भाई मारवाड़ी? थूक के चाटा है 90 लोगों ने, इस्तीफा देकर के वापस स्वीकार किया। उस शांति धारीवाल विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये कहते हैं राजस्थान के सारे मर्दों के मुंह पर कालिक पोती और राजस्थान के इतिहास पर कालिक पोती, जब वो ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान के मुंह पर राजस्थान के इतिहास और आप सब लोगों के मुंह पर कालिक पोतने का काम उसने किया, और वो आज भी राजस्थान की सरकार में मंत्री है। धृष्टता की पराकाष्ठा इन्होंने की, इसलिए जनता जवाब मांगती है। राजस्थान के युवा आक्रोशित है, राजस्थान की महिलाएं आक्रोशित है, राजस्थान के किसान आक्रोशित हैं। बिजली के बिल की चर्चा अभी आदरणीय वासुदेव जी ने की कि 9 बार बिजली का बिल बढ़ा दिया। मुझे याद है नगर निगम चुनाव के समय में मैं मोहित ओझा का प्रचार करने के लिए मसूरिया में गया था। रात का समय था कमलेश जी, रात को 9 साढ़े 9 बज गई थी मीटिंग में। बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, कोई 300, 400, 500। चुनाव में खासा बेड़ा हो जाएगा, यहाँ बेड़ा कराने थोड़ी तकलीफ आ गई। 400, 500 महिलाएं बैठी थी वहां। मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि बिजली का बिल बढ़ गया है, तो एक माता जी खड़े हुए 80 बरस के होंगे बुजुर्ग, कि एमपी साहब मेरे को कुछ कहना है। मैं को फरमाओ सा। तो 2 लोगों ने हार सारा देके उठाया। मैं हारो देव बेहू करो डोकना। माता जी खड़े हुए, माता जी ने कहा कि आप बिजली के, शशि भाई बैठे थे, इनको हंसी आ रही है उस समय। माता जी ने कहा आप कहो कि साहब बिजली का बिल नहीं बढ़ाया, आजकल जी तो लट्टू में करंट आवे, उन्होंने ज्यादा बिजली के बिल में करंट आवे। 9 बार बिजली का बिल बढ़ाने का काम इन्होंने किया, पिछले दरवाजे से आपकी जेब में हाथ डालने का काम इन्होंने किया। राजस्थान की सरकार हर एक मोर्चे पर विफल होगी। जिस तरह से राजस्थान में माफिया का तंत्र कायम हुआ है, माइनिंग माफिया एक तरफ काम कर रहा है, बजरी माफिया दूसरी तरफ काम कर रहा है। राजस्थान सरकार का मुखिया लाचारी व्यक्त करता है और यह कहता है कि ये माइनिंग माफिया नासूर बन गया जिसका इलाज करना अब संभव नहीं। अगर आपने हार मान लिया तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है गहलोत साहब। राजस्थान की सरकार की नाकामी के चलते और केवल कुर्सी बचाने के संघर्ष के चलते राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, राजस्थान में जिस तरह से गैंग वॉर्स हो रही हैं, राजस्थान में जिस तरह से अपहरण हो रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से सरेआम हत्याएं हो रही है, पिछले 4 साल में राजस्थान में 27,000 लोगों पर हत्या का प्रयास हुआ और 7,000 से ज्यादा लोगों की निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, कोटा में, टोंक में, झालावाड़ में, जिस तरह से सभी जगह लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ रहा है, टेलीफोन आता है कि इतने पैसे दे देना, लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूं 20 लाख रुपए दे देना वरना कल तुम्हारे गेट पे गोली चला दे। 2 दिन अगर उसको कोई पुलिस के पास जाए रोके, तीसरे दिन उसके घर के बाहर गोली चलाई जाती, तीसरे दिन। और राजस्थान की पुलिस और राजस्थान का प्रशासन उनको पकड़ने में नाकामयाब रहता है। दूसरे दिन फिर वो जो है उसी तरह की धमकियां मिलना प्रारंभ हो जाती। जिस तरह से राजस्थान में अपराधी बेखौफ हुए, पुलिस की वर्दी पर लिखा होता है, जितने पुलिस वाले खड़े हैं इनकी वर्दी पर लिखा होगा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। आज राजस्थान की इस नकारा निकम्मा सरकार के चलते, इनके कुर्सी बचाने की प्राथमिकता के चलते अब थानों पे इस तरह से लिखना पड़ेगा कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। इस तरह के हालात राजस्थान में हो गए। जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। फेसबुक में अगर कहीं लिख दो, एमएलए साहब के खिलाफ अगर एक लाइन लिख दो तो अगले दिन घर पे पुलिस का थानेदार आ जाता है। अपने पास में लोहावट विधानसभा है, लोहावट विधानसभा में कम से कम 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऊपर मात्र इसके लिए मुकदमा किया कि उन्होंने सोशल मीडिया में एमएलए साहब के लिए कोई टिप्पणी कर दी थी। शोले फिल्म में एक डायलॉग होता है कि बेटा सो जा नहीं तो मां कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आजकल जो है लोहावट में एक कहावत चलती है कि बेटा फेसबुक में मत लिखेगा नहीं तो इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान वहां थानेदार है। राजस्थान में इस तरह से पुलिस का दुरुपयोग इस सरकार ने किया, प्रशासन का दुरुपयोग सरकार कर रही है।
और जिस तरह से राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, आज राजस्थान की जनता उसके कारण से आक्रोशित है। किसी एक जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है, चाहे वो किसी वार्ड में पार्षद चुना जाए, विधायक चुना जाए, सांसद चुना जाए, या गांव की सरकार में कहीं पंचायत समिति जिला परिषद का सदस्य चुना जाए, सरपंच चुना जाए। मगराज जी बैठे हैं, गांव का सरपंच है, अगर चुना जाता है, वार्ड पंच भी चुना जाता है। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं उससे होती, चुनी हुई सरकार से भी अपेक्षाएं होती। लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे ये काम होने चाहिए। व्यक्ति से जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकार दोनों से अपेक्षा करना जनता का अधिकार है, लेकिन 100% अपेक्षाएं शायद सबकी पूरी नहीं हो पाती हो। इसलिए चुने हुए जनप्रतिनिधि या सरकार के खिलाफ छोटी मोटी नाराजगी कहीं हो सकती है। किसी को नाराजगी हो सकती है कि मगरा सरपंच जा रहा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपने बेटे को बिठा करके, और मैं वहां साहब धूप में खड़ा था, मैंने देखा मेरे को भी बिठा के ले जाएंगे, मेरे को नहीं ले गए, इसलिए नाराज हो सकते। वार्ड पंच जा रहा था मोटरसाइकिल पे और मैं उधर पे खड़ा था, वार्ड पंच रुका नहीं, इसलिए वार्ड पंच से नाराजगी हो सकती है। एमएलए साहब जो है उनसे नाराजगी हो सकती है कि मैंने टेलीफोन किया, वो विधानसभा में थे, मेरा फोन नहीं उठाया। एमपी से इस बात के लिए नाराजगी हो सकती है कि मैं रेलगाड़ी में रिजर्वेशन कराने के लिए पर्ची दी थी, भाई साहब ने उस दिन शायद 6-7 की थी, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया, इसलिए मैं नाराज हो गया। किसी भी छोटे मोटे विषय को लेकर के जनप्रतिनिधि की नाराजगी हो सकती है। नाराजगी होना स्वाभाविक है क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्रेम है। लेकिन अब की बार राजस्थान की जनता के मन में नाराजगी नहीं है, इस अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान की जनता के मन में आक्रोश है, गुस्सा है। और मैं अब की बार जनरल साहब को साथ ले जाकर के इलेक्शन कमीशन को एक निवेदन जरूर करने वाला कि अब की बार जब राजस्थान का चुनाव जब हो तो अब की बार आप वोटर मशीन जो भेजो, ईवीएम मशीन, वो कोई मजबूत खटके वाली नहीं भेजना, क्योंकि राजस्थान की जनता अब के बार जिस गुस्से के साथ में बटन दबाने वाली, ये भंवर कंवर जी जाएंगे, बटन दबाएंगे, टीम बोलता रहेगा, छोड़ेंगे। जोर जोर से बटन राजस्थान की जनता दबाने वाली है, बटन टूट जाएंगे। इसलिए या तो मशीनें एक्स्ट्रा भेजना और या फिर जो है कोई मजबूत ब्रांड की मशीन मंगवा करके भेजना, वरना अब की बार चुनाव में बहुत व्यवधान आने वाला। राजस्थान की जनता के मन में जो गुस्सा है, आक्रोश है, इस आक्रोश को संकलित करके एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करके इस राजस्थान की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम ये जन आक्रोश यात्राएं और सभाएं कर रहे हैं। मित्रों, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के केसेस रजिस्टर हुए, अगर जितने केसेस रजिस्टर हुए उन सबको अगर राजस्थान की ज्योग्राफिकल एरिया में आप पर स्क्वायर किलोमीटर में बांट दें, राजस्थान का जितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसमें अगर राजस्थान में जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए, जितने भ्रष्टाचारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अगर उससे भाग देंगे तो 12 आएगा, नंबर 12 आएगा। हर 12 स्क्वायर किलोमीटर में एक भ्रष्टाचारी रहता है। ये तो वो है जो पकड़ा गया। जो नहीं पकड़े गए, अगर उन सब भ्रष्टाचारियों को जोड़ देंगे तो राजस्थान भ्रष्टाचार की कैपिटल बन चुका है। इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान में जिस तरह के राजस्थान के लोगों में गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित करने के लिए हम सब लोग यहां एकत्रित हुए। मित्रों, इन सब के बाद में भी जिस तरह का तुष्टीकरण राजस्थान में हो रहा है, करौली में दंगा हुआ, भगवान राम का रामनवमी का उत्सव था, जुलूस चल रहा था। उस जुलूस में जिस तरह से आप सबने वीडियो में देखा होगा कि एक स्थान विशेष से पत्थरों की बरसात की गई। जब पुलिस पहुंची तो पता लगा कि कई ट्रक पत्थर उन मकानों पर, उन बिल्डिंग्स पर रखे हुए थे। मैं तो पूछना चाहता हूं भाई, पुलिस और प्रशासन क्या पहले नींद ले रहा था कि इतने पत्थर ट्रक भर भर के उनके ऊपर कैसे पहुंच गए? क्यों जानबूझ करके उस छतों पर पुलिस की ड्यूटी हमेशा जो लगाई जाती थी वो नहीं लगाई गई? पेट्रोल के बम फेंके गए, दुकानों में आग लगाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। भगवान राम के जुलूस पर जिस तरह का अत्याचार हुआ, जब प्रतिकार हुआ, और प्रतिकार के संवाद में राजस्थान की सरकार के दबाव में पुलिस ने जांच में भी जो है वो तुष्टीकरण किया, जांच के बाद गिरफ्तारी में भी तुष्टीकरण किया, गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई में भी तुष्टीकरण किया, और कार्रवाई के बाद चालान में भी तुष्टीकरण किया, और उसके बाद में सरकार ने मुआवजे में भी तुष्टीकरण किया। जो पीड़ित थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, जो जिनके घर जलाए गए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, और दबाव बना करके दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश जो की गई, उसके कारण से जो ऐसे अपराधियों के, ऐसे मजहबी उन्मादी लोगों के जो हौसले बुलंद हुए, उसके कारण से कन्हैयालाल टेलर का गला काट करके हत्या कर दी गई, सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अगर पहले दिन उन ऐसे अत्याचारी लोगों को, ऐसे उन्मादी लोगों को ठीक से सबक सिखाया गया होता
तो वो कन्हैयालाल बेचारा उसकी बीबी जो है आज बिलख नहीं रही होती, उसके बच्चे आज रो नहीं रहे होते। क्या दोष था उस कन्हैयालाल का? उस कन्हैयालाल ने जाकर के कि उसकी टेलर की दुकान अच्छी चलने लगी थी, मात्र उसको लेकर के उसको धमकी दी गई। धमकी की शिकायत करने पुलिस में गया, पुलिस ने उसी से माफीनामा लिखवाया, पुलिस ने उसी को प्रताड़ित किया, उसका मुकदमा पहले दर्ज नहीं किया। दर्ज करने के बाद में जो है दबाव में दर्ज किया, तो दर्ज करने के बाद में फौरी तौर पर कार्रवाई करके भेज दिया। उसी से पैसे खर्च करके उसकी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कैमरे लगाने के बाद उसने दुकान 7 दिन बाद में खोली। 7 दिन बाद में दुकान खोलने के बाद में जब वापस धमकी मिली, वो बेचारा संदिग्ध लोग रैकी करने आए थे, वो थाने में गया, तो थाने के लोग कहते हैं चुपचाप जाके काम कर, जिस दिन कोई आए तो हमको टेलीफोन कर देना। बेचारे को टेलीफोन करने का समय भी नहीं मिला, गर्दन काट करके अलग कर दी गई। और सरकार के मुखिया अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया। ये तो भला हो कि वो केस एनआईए में चला गया, इसलिए उसके सूत्र जो हैं हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक के सारे सूत्र आइडेंटिफाई हो गए। वरना अगर वो केस एनआईए में नहीं जाता तो मैं आज जिम्मेदारी से यहां से कहता हूं कि वो कन्हैयालाल के हत्यारे, वो जो 2 लोग पकड़े गए थे, उन 2 लोगों तक सीमित रहने वाले थे। हमारे जोधपुर में दंगा हुआ ईद के दिन। जोधपुर जैसे शांति प्रिय शहर में ईद की रात को जिस तरह से यकायक पथराव किया गया, बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर जिस तरह से लोग चढ़ करके ऊपर चढ़ करके उनके काली पट्टी उनके मुंह पर बांध रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी का अपमान को न सहन करते हुए जब 2 युवाओं ने जिस तरह से प्रतिरोध किया, उनको लेकर के उनके साथ मारपीट की गई, दंगा भड़काया गया। दंगे के दिन अगले दिन पुलिस की मौजूदगी में दोबारा सुबह वापस दंगा हुआ। दंगाइयों ने घरों में पेट्रोल पेट्रोल बोतल में भर भर के फेंका, आग लगाने की कोशिश की, पथराव किया, सरेराह चलते हुए लोगों के पीठ में मोटरसाइकिल पे चाकू मारे। सुनारों के पास में जब जिस तरह की घटना हुई, घरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई, मैं जब वहां पहुंचा तो जिनके घरों पे हमला हुआ था, स्वाभाविक था उनके घर के कुछ लोग निकल करके बाहर आकर के खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। बकरी रे बच्चा माथे भी अगर कोई कुतियो माथे आवे नहीं तो वह हींगड़ा हम ही करे कि नहीं करे भी। उनके घर में पत्थर फेंके जा रहे थे, वो लोग बाहर निकल करके जिसको जो मिला, कोई डंडा लेकर के, कोई क्या जो है, कोई करछी लेकर के, कोई हथौड़ी लेकर के बाहर आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि सामने उन्मादी लोग तलवारें लहरा रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा था, पुलिस मुझे कहती है कि आप पीछे हट जाइए। मैंने कहा जिनको पीछे हटाना चाहिए पहले उनको हटाइए। उनको पीछे हटाया गया मजबूरी में, लेकिन दूसरे दिन बाद में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैंने पूछा भाई पुलिस वालों से आपने क्यों गिरफ्तार किया? तो कहते हैं कि साहब बराबर करना। मैं कहा किसको बराबर करना है? कि ये घर से बाहर क्यों निकले थे? जो उन्मादी घर से बाहर घर में आकर के पत्थर फेंक रहे हो, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कि हम उनको सुरक्षा देने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, चूड़ियां पहन करके बैठेंगे, क्योंकि पुलिस ने तो उस दिन चूड़ियां पहन रखी थी। प्रशासन के दबाव में पुलिस चूड़ियां पहन करके खड़ी थी। पुलिस प्रशासन के दबाव में पुलिस चूड़ियां पहन करके खड़ी थी। उन्मादी सामने तलवारें लेकर के खड़े थे और पुलिस का थानेदार उनकी चौकीदारी कर रहा था। ठीक इसी तरह के हालात शहर में दूसरी जगहों पर भी थे। ये जो उन्मादियों को संरक्षण देने का काम जो कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मजहब के आधार पर इस देश को बांटा है, जिन्होंने ऊंच और नीच के आधार पर इस देश को बांटा है, जिन्होंने अमीर और गरीब के नाम पर इस देश को बांटा है, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटने को स्वीकार किया है, जिन्होंने चीन के युद्ध के समय में हजारों स्क्वायर माइल जमीन भारत की जाना स्वीकार किया है, जिन्होंने 48 में पीओके बनना स्वीकार किया है, वो आज बेशर्म होकर के भारत जोड़ने के लिए निकले और उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी के लोग यहां राजस्थान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राजस्थान को बिखेरने का काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। और वो उन उन्मादी ताकतों के भरोसे उनको संरक्षण देकर के अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए राजस्थान को बर्बाद करने के लिए तुले में। इसके लिए हम सब लोग जो है आक्रोशित होकर के आज यहां एकत्रित हुए। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं एक बात, कि इस निकम्मी सरकार को आप बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? आप जो अपमान महिलाओं का हुआ है, राजस्थान में 27,000 बहनों के साथ में बलात्कार हुआ है, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? राजस्थान के युवाओं के साथ में 75 लाख युवाओं के साथ में धोखा हुआ है, राजस्थान में युवाओं को उसके कारण से सुसाइड करनी पड़ी है, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? राजस्थान के किसानों के साथ में धोखा हुआ है,
उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जो राजस्थान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब सरकार चलती थी, तब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का प्रदेश होता था। उस राजस्थान को नीचे से दूसरे और तीसरे नंबर का प्रदेश बनाने का पाप जिन्होंने किया है, उनको उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर फेंकना चाहते हैं तो केवल आज इस जनाक्रोश सभा का समापन करने से काम नहीं चलेगा। आज हमको यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, यहां से आरंभ करना पड़ेगा। पहले दिन यहां से आज शुरुआत करनी पड़ेगी। संकल्प करके यहां से जाना पड़ेगा कि आज से लेकर के 2023 में जब भी चुनाव होगा, मैं 2023 कह रहा हूं, 2023 के दिसंबर में वैसे हमारा चुनाव होना है, नवंबर अंत में या दिसंबर में, लेकिन जिस तरह की खटर पटर चल रही है मुझे सुनाई दे रही है, मुझे लगता है कि शायद त्रिपुरा या कर्नाटका के साथ में भी हो सकता है। जी थोड़ा है नहीं, हमें मोजा टाइट बांधना शुरू कर दो, 3-4 महीने हम चुनाव आने वाला है। जगन्नारायण जी नाराज में तो ना जी को कहा उससे। दिसंबर में चुनाव होंगे। आज से लेकर के जिस दिन तक राजस्थान की तकदीर का फैसला वापस नहीं लिखा जाए, अंतिम वोट नहीं पड़ जाए, उस दिन तक केवल और केवल एक धुन के साथ में हम सबको काम करना पड़ेगा, एक लक्ष्य के साथ में काम करना पड़ेगा। जहां कहीं भी जाएं, जहां कहीं भी बैठे, मौत में जाएं, मरतंग में जाएं, शादी में जाएं, जुनाई में जाएं, जीजी के खाने में जाएं, प्रसन्न जी के अठाई में जाएं, कहीं भी जाएं, केवल और केवल एक चर्चा होनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस कुशासन को, इस कुराज को, इस ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को हम यहां से उखाड़ करके फेंक देंगे। हम इस लक्ष्य के साथ में अगर काम करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत के साथ में बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसा प्रचंड आरंभ होना चाहिए मित्रों, ऐसा प्रचंड आरंभ होना चाहिए कि अब की बार उस ज्वालामुखी के धमाके के साथ में ये राजस्थान की निकम्मा सरकार हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस की यहां से विदाई हो जाए और राजस्थान को हम फिर एक बार फिर राजस्थान को उसकी गरिमा के अनुरूप, राजस्थान को उसके हक के अनुरूप, राजस्थान को उसकी क्षमता के अनुरूप एक नया राजस्थान बनाने में हम सब लोग कामयाब हों। माननीय मोदी जी के सपनों का राजस्थान बनाने में हम सब कामयाब हों, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। भारत माता की।